बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर। अस्सलामुअलैकुम। हम पढ़ते हैं, आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर मेल्स और फीमेल्स दोनों में हो जाता है। और आज का जो लेक्चर है उसको हम टोटली फोकस करेंगे फीमेल्स के ऊपर कि क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर, उनको कैसे डेवलप होता है, क्या टेस्ट्स होते हैं, क्या स्क्रीनिंग्स हमने करनी होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं जी, क्या होता है जी ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर ये होता है कि जब आपके ब्रेस्ट के अंदर सेल्स जो है वो बहुत स्पीड ग्रो करते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल वे में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं ब्रेस्ट के क्रॉस, तो हम इसको डिक्लेयर करते हैं जी ये ब्रेस्ट कैंसर है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स हमारे पास, क्योंकि डिफरेंट सेक्शंस होते हैं ब्रेस्ट के, जिसमें से 3 मेजर सेक्शंस के बारे में बात करते हैं। लोब्यूल्स होते हैं, इसके अंदर डक्ट्स होती हैं और कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है जी। अब ये अगर इसके तीनों सेक्शंस के क्रॉस अगर सेल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं और बहुत स्पीड में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको फिर ब्रेस्ट कैंसर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जी कनेक्टिव टिश्यूज़ के। 3 तरह के मैंने आपको बताया ना, कनेक्टिव टिश्यूज़, डक्ट्स एंड लोब्यूल्स। सो कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर बेसिकली बहुत ही इन डेप्थ में जाकर हम चेक करें तो 2 तरह के टिश्यूज़ होते हैं। एक होता है जी फिब्रोसिस और दूसरे होते हैं जी फैटी टिश्यूज़। और जो पहले है डक्ट्स, डक्ट्स के अंदर को अगर कैंसर उसका है तो उसको हम डक्ट कार्सिनोमा कहेंगे। अगर हमारे पास कैंसर है लोब्यूल्स का, तो हम इसको लोब्यूलर कार्सिनोमा कहेंगे। ठीक है। अगर ये दोनों ही अगर ये दोनों ही कैंसर्स जो हैं वो इन दोनों सेक्शंस में ग्रो करते हैं तो इसको कॉम्प्लिकेटेड कैंसर भी कहा जाता है। ठीक है जी। हमारी सीडीसी जो होती है, ड्रग कंट्रोल जो कम्युनिटीज़ होती हैं या हमारे पास जो सेंटर्स हैं, वो लोग हमें डिफरेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि हमें किस तरह से अपने जो कम्युनिटी है उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले अगर यही आ जाता है कि जी आपको ये पता होना चाहिए कि कैंसर होता कैसे है, ये कैसे स्प्रेड करता है। तो यहाँ पे हम क्लियर हो गए कि वो सेल्स जो बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी विच इज़ कॉल्ड टू बी अ ब्रेस्ट ऑफ द फीमेल, तो उसको हम कहते हैं जी ये ब्रेस्ट कैंसर है। डिफरेंट किस्म के मैंने आपको पहले बता दिए। ठीक है। अब डिफरेंट सेक्शन है तो डिफरेंट किस्म के हमारे पास कैंसर्स हो सकते हैं। बहुत ही रेयर जो इस वक्त हमारे पास कैंसर आते हैं इसी ब्रेस्ट के, वो आते हैं पैगेट्स डिजीज़ के अंदर, मेड्यूलरी डिजीज़ के अंदर, या इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर्स भी कहा जाता है। ठीक है। अगर हम बात कर लें स्पेसिफिकली डक कार्सिनोमा, क्योंकि ये बहुत एक्सटेंसिव एक टॉपिक है, तो हम इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है। फर्दर क्वेश्चंस, फर्दर क्यूरीज के लिए हम पार्ट 2 भी बना लेंगे। तो अभी हम पढ़ लेते हैं जी डक कार्सिनोमा क्या होता है। डक कार्सिनोमा एक इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर है। एक तो इन्वेसिव होता है, दूसरा इसमें जो सेल्स होते हैं वो सिर्फ उसी डक की लाइनिंग के ऊपर ग्रो करते हैं, यानी उसी लाइनिंग के ऊपर सेल्स की मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं डक कार्सिनोमा। और इस वाले कैंसर में जो सेल्स होते हैं वो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट में या रेस्ट ऑफ द ब्रेस्ट का जो पार्ट है उसमें ग्रो नहीं करते। अगर आप इसकी क्लियर पिक्चर चाहेंगे तो मैं अभी वो भी लगा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, अभी क्योंकि टाइम बहुत कम होता है मेरे पास, तो मैं अभी सिर्फ आपको थ्योरी एज अ बता देती हूँ। और एक कम्युनिटी गाइडलाइन आपको बताती हूँ कि इसमें हमने, अगर हमारे पास है तो जर्नल गाइडलाइंस क्या है इसकी। तो सिम्टम्स, अगर डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, डिफरेंट पेशेंट डिफरेंट सिम्टम्स के साथ आता है। समहाउ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनके इस तरह के सिम्टम्स नहीं हो रहे होते, लेकिन स्टिल दे आर हैविंग कैंसर इन द बॉडी। तो वार्निंग साइंस ये है कि सबसे पहले तो आपने फिजिकल अपने फिजिशियन के पास जाना है, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना है, मेमोग्राफी जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास जाना है, और ये चेक कर लेना है कि भाई हमें कोई लिम्फ तो नहीं है उस एरिया में। ठीक है। और लिम्फ जो है वो आपके अगर आप पालपेट करते हैं उसके, यानी आप हाथ लगा के चेक करते हैं, तो आपको ये भी पता चल जाता है कि लिम्फ जो है क्या वो ब्रेस्ट साइड पे है या अंडर आर्म्स में है। ठीक। दूसरा कि आपका जो ब्रेस्ट होता है वो थोड़ा थिक होना शुरू हो जाता है, थिक भी हो जाता है, या स्वेलिंग, इट्स कॉल्ड टू बी अ स्वेलिंग। या एक हम इसे कहते थे कि तीसरा जो साइन, वार्निंग साइन होता है, उसको हम ये कहते हैं कि जी डिम्पलिंग, यानी डिम्पल पड़ना या इरिटेशन होना ब्रेस्ट के क्रॉस। ठीक है। और फोर्थ नंबर पे ये है जी रेडनेस इन द फ्लेकी स्किन, या रेडनेस या फ्लेकी स्किन होना, थोड़ा सा इरिटेशन होना, क्योंकि जब इरिटेशन होती है तो रेडनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है। निपल एरिया के क्रॉस या उसके थोड़े से आगे पीछे अगर आप चेक करें तो फ्लेकी स्किन हो जाती है, छील जैसे होता है, एक इस तरह से स्किन उतरने लग जाती है, उस तरह वो भी एक वार्निंग साइन है। और या फिर डिस्चार्ज होना, या उसी जगह से डिस्चार्ज होना, या साइज़ या शेप में कोई चेंज होना, या पेन होना। सबसे लीस्ट भी हम ये इसको काउंट कर लें कि पेन भी वार्निंग है, क्योंकि पेन जो होता है ना वो एसोसिएटेड चीज़ों के साथ, एसोसिएटेड कंडीशंस के साथ भी होता है। अगर आप देख लें तो प्रेगनेंसी के क्रॉस भी हो जाता है, फीडिंग के दौरान भी हो जाता है पेन स्पेशली, या थोड़ा सा थिकनिंग हो जाती है उसकी। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। डिफरेंशिएट इस तरह करेंगे कि अगर हमें लंप कोई महसूस हो रहा है वहाँ पे, या ऐसा कोई थोड़ा सा थिकनिंग हो रही है, आपको लग रहा है कि कोई थोड़ा हैवी हो रहा है कोई पार्ट, तो भी हम उसको ये कहते हैं कि जी
ये वार्निंग साइंस में आता है और हमें चेक करने की इसमें ज़रूरत है, ठीक है जी। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? तो देयर आर मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स, कॉम्बिनेशन भी होते हैं इनके, और कॉम्बिनेशन में कुछ जो होते हैं रिस्क फैक्टर्स उनको, कुछ जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना? उसमें जैसे कि आपको आ जाता है एज, आपकी एज रिवर्स नहीं हो सकती। 50 प्लस या गेटिंग ओल्डर कंसिडर्ड टू बी अ हायर रिस्क फॉर द फीमेल्स, और प्लस जेनेटिकली अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि अगर हैं तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है। प्लस अगर आपके जीन्स, ये जीनेटिक म्यूटेशन, स्पेसिफिकली जेनेटिक म्यूटेशन स्टार्ट हो चुकी है, इसकी हम टेस्ट वगैरह कराते हैं, उसमें हमें ये पता चलता है कि BRCA1 CA1 और BRCA2 अगर ये फैक्टर्स या जीन्स आपको म्यूटेट होती हुई नज़र आ रही हैं, तो प्रोबेबिलिटी जो है ब्रेस्ट कैंसर्स की या ओवेरियन कैंसर्स की इंक्रीज़ कर जाती है। प्लस डेंसिटी इज़ मैटर, डेंसिटी मैटर करती है आपके ब्रेस्ट कैंसर के अंदर या ब्रेस्ट की डिज़ीज़ के अंदर। तो इसको, इस डेंसिटी को भी मालूम करने का बहुत ही आसान तरीका मौजूद है। मेमोग्राफी की जाती है, उसमें परसेंटेजेस नोट की जाती हैं कि अगर 10% ऐसी वुमेन्स हैं जिनमें एक चांसेस है कि फैटी ब्रेस्ट होगा, 40% ऐसे हैं जिनमें सिर्फ डेंस टिश्यूज अक्रॉस योर निपल और थ्रू आउट द ब्रेस्ट इंक्रीज कर जाती है, हैवी हो जाता है, हैवी भी होते हैं, कुछ लाइट भी होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी होती है डेंसिटी, ठीक है? तो डेंसिटी का एक टेस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, और डेफिनेटली मेमोग्राफी इज़ द ओनली टेस्ट फॉर इट। इन दैट टेस्ट वी कैन नो कि लाइट है डेंसिटी, कि डार्क या हैवी है, हाई है। इसको ये तीनों अल्फाजों में कहा जा सकता है कि अगर कम होगी डेंसिटी तो डेफिनेटली आप ये कहोगे कि जी ब्रेस्ट कैंसर की जो कॉन्सेंट्रेशन है इन योर सेल्स, या सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन या कैंसरस सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज़ है। अगर वो कॉन्सेंट्रेशन राइज कर जाती है तो डेफिनेटली वी आर प्रोन टू हैव द ब्रेस्ट कैंसर। So, in order to avoid any kind of cancer in your breast, it is very important to detect your signs and symptoms. Get your test done before 40 or early 40, so that it would be more helpful to recognize what kind of cancer is going to be developed. And if it's normal, then it's okay, it's no issue. But if you have any signs and symptoms as described above, तो definitely आपको उसको check करवाना चाहिए। और मैं यही suggest करती हूँ कि early 40s और menopause women's और the women's who is not breastfeeding in जब उनके बच्चे थे तब breastfeed नहीं उन्होंने कराया, then it is very 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 important कि आपको उसको देखना ज़रूरी है। तो डेंसिटी रिस्क फैक्टर में आ जाता है, हाई डेंस है, लो डेंस है, और आपके जीन्स में अवेलेबल है, जेनेटिक म्यूटेशंस हो रही हैं, तो और या वुमेन डेफिनेटली वुमेन्स में ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है? तो जी इसके अब डिफरेंट टेस्ट होते हैं। एक तो ये होता है कि अगर हमने मेमोग्राफी करा ली है तो मेमोग्राफी से तो डेफ़िनेटली हमें पता चल जाएगा कि जी कितना है, क्या चल रहा है सिस्टम अंदर, क्या हो रहा है ब्रेस्ट के अंदर, क्या-क्या सेल्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट कैसी हो रही है। और मेमोग्राफी होता क्या है? मेमोग्राफी इट्स एन एक्स-रे रिपोर्ट। आप एक्स-रे मशीन के सामने खड़े होते हैं विदाउट एनी हेवी ज्वेलरी और एनीथिंग ऑन इट। तो आपका कंप्लीट एक्स-रे किया जाता है 1 और 2 क्लिक्स में, ठीक है? और दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज़ वी कैन सी द इंटरनल ग्रोथ ऑफ द सेल्स, ठीक है? वो एक्स-रे से इतना क्लियरली विजिबल नहीं होता है, तो हम वी आर गोइंग फॉर द अल्ट्रासाउंड फॉर अ क्लियर विजन। और अगर हमें उसमें भी इतना क्लियर डिटेक्ट नहीं होता तो फिर हम ये सजेस्ट करते हैं कि एमआरआई किया जाए, ठीक है जी? एमआरआई भी इट्स वेरी एक्सटेंसिव प्रोसीजर, वो बहुत आगे जाके हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर हमें पहले 2 ही टेस्ट में क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाते हैं, हमारे रेडियोलॉजिस्ट बताना शुरू कर देते हैं कि यार ये वाला जो है वो इस तरह से है, इस तरह से, तो हम उसको फिर कैटर करते हैं, ठीक है जी? और स्क्रीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट की, बिफोर डेवलपिंग एनी काइंड ऑफ सिम्पटम साइंस और कैंसर डेवलपमेंट के से पहले ही हमें स्क्रीनिंग भी करा लेनी चाहिए, ठीक जी? सो अभी हम आज का टॉपिक यहाँ पे वाइंड अप करते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत कम है और लेक्चर का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। सो पार्ट 2 भी मैं बनाऊँगी इसके लिए। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, बाय बाय।